Hey everyone, welcome to the Labor Law series for UPSC EPFO exam. In this video, we are going to discuss Factories Act 1948. लेबर लॉ सीरीज के 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट करेंगे। ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिसेंट ईयर्स में 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब एक चीज़ इस एक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये वाला जो एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है, इट इज़ अ वेरी बिग एक्ट। ठीक है, बिग एक्ट का मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें अराउंड 50 to 60 पेजेस है। ठीक है, तो बट द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज स्किपेबल। तो जो स्किप करने वाला पोर्शन है हम उसको स्किप कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको बस पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब देखो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में यहाँ पर देखो एक चीज़ है, हमने जब चाइल्ड लेबर एक्ट को कंप्लीट किया था उसमें जो एडल्ट, एडोलेसेंट और जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन थी, जिसमें एज ग्रुप था, वो एज ग्रुप और इसके एज ग्रुप में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? जो चाइल्ड लेबर एक्ट में हमने चाइल्ड का देखा था वो था 14 ईयर तक का। ठीक है, पर इसमें क्या है, वो इज नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 1 to 4, इसमें 0 to 14 है चल रहा है, उसमें 0 to 14 चल रहा था चाइल्ड लेबर एक्ट में, इसमें 0 to 15 ईयर्स चलेगा। ठीक है, 15 to 18 हो जाएगा, वहाँ एडोलेसेंट हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा एडल्ट हो जाएगा। तो एडोलेसेंट और चाइल्ड ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? यंग पर्सन्स बनाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि उसमें चाइल्ड लेबर एक्ट में 14 ईयर एज ग्रुप था, इसमें जो है एडल्ट की जो एज है वो 18 से चालू है और जो एडोलेसेंट है वो 15 से चालू है, उसमें 14 से चालू था। ये चीज़ इसमें नोट करने वाली है। ठीक है, एक पेन पेपर में ये सब चीज़ें नोट करते जाओ। कंपिटेंट पर्सन क्या होता है? एक ऐसा रिकॉग्नाइज पर्सन जिसको चीफ इंस्पेक्टर वगैरह जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये कोई भी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन को इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहलाता है कंपिटेंट पर्सन। अब उसको कंपिटेंट पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, इस वाले एक्ट में 3 शेड्यूल्स हैं और तीनों शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि तीनों शेड्यूल का मैटर क्या क्या है। जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में हमारे हैजार्डस प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें हमारे हैजार्डस लिमिट्स हैं, और जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ऑक्यूपेशनल डिसीजेस हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस क्या होती हैं? जो कि ऑक्यूपेशन में मतलब काम करते वक्त जो लोगों को हो जाती हैं, जब कभी भी किसी भी तरह का वर्क होगा जो कि हार्मफुल रहता है हेल्थ के लिए, तो उससे जो ऑक्यूपेशन करते हुए जो डिसीज हो जाती हैं, दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल डिसीज, दे आर इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। याद रखना, तीनों शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे हैजार्डस प्रोसेसेस है, सेकंड शेड्यूल में हमारी जो हैजार्डस लिमिट है वो है, और जो थर्ड शेड्यूल है हमारी उसमें ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है? फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। यंग पर्सन कौन होते हैं? चाइल्ड और एडोलेसेंट जब मिल जाते हैं उन्हें कहलाते हैं यंग पर्सन। उन दोनों की कैटेगरी मतलब 0 से लेकर 18 तक के जो लोग रहते हैं उन्हें यंग पर्सन कहते हैं। आगे देखो कि पावर क्या होती है, प्राइम मूवर क्या होती है, ये सब चीजें देखो। ये वाला जो एक्ट है इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग दे आर जनरल प्रोविजंस। ठीक है, जनरल प्रोविजन से ऐसा मतलब कि तुम अगर तुम्हें पता भी नहीं तो कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि अगर तुम्हें पता है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें क्या है। अब जैसे पावर है तो पावर क्या होता है पता है तुम्हें? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह ये सब चीज़ें तुम्हें पता है। प्राइम मूवर्स क्या होते हैं? जैसे इंजन, मोटर हो गया, ट्रांसमिशन मशीनरीज क्या होती हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें पता है। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस से कर सकते हो। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो सब स्किपेबल पोर्शन इसीलिए क्योंकि वो चीज़ दे आर जनरल प्रोविजंस। आगे देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इट कंटेन्स एवरीथिंग। एवरीथिंग से मतलब मेकिंग भी है, रिपेयरिंग भी है, क्लीनिंग भी है, डेमोलिशिंग भी है, प्रिंटिंग भी हो गया जैसे, और ये लिथोग्राफी हो गया, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, कंस्ट्रक्शन हो गया, स्टोरिंग, इवन स्टोरेज इन कोल्ड प्रैक्टिस, ये सब कोल्ड स्टोरेज में स्टोरिंग करने वाली प्रोसेसेस, ये सब चीजें भी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर में आती हैं। ठीक है, तो मतलब इट कंटेन्स एवरीथिंग, हर एक चीज जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आ रही है। अब वर्कर के डेफिनेशन में अब एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। अब देखो, अगर किसी एक्ट में आप अभी तक के जितने भी एक्ट हुए हैं अगर किसी में मैंने मेंशन नहीं किया हो तो इस चीज को नोट कर लेना कि कितने भी एक्ट होंगे उनमें किसी में भी आर्म फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता एज अ वर्कमैन में। ठीक है, कभी भी अगर आएगा तो उसमें वर्कमैन में आर्म फोर्सेस को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी एक्ट में मैंने ना बताया हो तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हर एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब फैक्ट्री क्या होती है, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है।
फैक्ट्री हर एक चीज को इस्टेब्लिशमेंट को फैक्ट्री कहेंगे जहां पर 10 और 10 से ज्यादा 10 और मोर देन 10 वर्कर्स आर वर्किंग। जहां पर पावर यूज होती है वहां 10 और मोर देन 10, और जहां पावर यूज नहीं होती है वहां पर 20 या मोर देन 20। ठीक है, तो जहां पावर यूज हो रही है, जहां पर पावर का यूज हो रहा है उसमें 10 या 10 से ज्यादा, जहां पावर का यूज नहीं हो रहा है वहां पे 20 या 20 से ज्यादा। क्लियर है? अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट इंक्लूड माइंस, क्योंकि माइंस क्या होती है, माइंस एक्ट 1952 के अंडर में आती हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी जो एक चीज है कि इसमें इट डज नॉट इंक्लूड माइन। ठीक है, आगे देखो। और जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। ऐसे अगर पढ़ने बैठोगे तो 60 पेज का एक्ट है, तुम्हारे कई घंटे तो इसी में बर्बाद हो जाएंगे। दो चीजें, ग्रुप या रिले किसे कहते हैं। ग्रुप या रिले हो गया, एक पूरा ग्रुप हो गया, लोग जो एक शिफ्ट में काम करते हैं। शिफ्ट मतलब एक ऐसा पीरियड जहां पर ये लोग काम करते हैं उसे कहते हैं शिफ्ट, और उस शिफ्ट में जितने लोग काम करते हैं वो सेट ऑफ वर्कर्स, उसे कहते हैं ग्रुप या रिले। क्लियर है? आगे देखो। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। अब जब पब्लिक इमरजेंसी क्या होगी, अंडर आर्टिकल 356, आर्टिकल 352। ठीक है, तो कुछ भी इमरजेंसी को लगा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या है, इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, तो इसके लिए कौन एग्जाम कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है। और नो सच नोटिफिकेशन सेल बी मेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ एट अ टाइम। 3 मंथ से ज्यादा के लिए कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जा सकता। और इमरजेंसी तो यहाँ पे मतलब किससे है, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखो ये एक्ट 1948 का है, इसमें यहाँ पर मेंशन क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस मेंशन है। पर क्या हुआ था, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो मैटर था इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। पर इसमें क्या मेंशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस मेंशन। एग्जाम में नहीं आएगा, बस देखते जाओ ये सब चीजें। आगे देखो, यहां पर किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी फैक्ट्री की लाइसेंसिंग या फिर अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है वो पूरी एक प्रोसेस को समझ लो कि जो ऑक्यूपायर होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, जो मेन उसका हेड ओनर होगा, वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन किसे देगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट को देगा या चीफ इंस्पेक्टर को देगा। और जब इनको देगा तो उसके बाद वो लोग उसको पढ़ेंगे, उसके बाद वो लोग उसको परमिशन प्रोवाइड करेंगे, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। पर इसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई है। टाइम लिमिट क्या दी गई है, 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ के अंदर ये लोग अप्रूवल नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसको अप्रूवल नहीं देते हैं, तो 3 मंथ तक अगर उन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो उसको अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ये मान लिया जाएगा कि ही हैज गिवन द अप्रूवल। ठीक है, उसका जो फैक्ट्री है उसको रजिस्टर कर लिया गया। अब इन सब चीज़ों के लिए उसको देखो, जो अप्रूवल के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देता है, उसे बहुत सारी चीज़ें उसे मेंशन करनी पड़ती है। वो सब सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, वो सब चीज़ें में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना कि 3 मंथ का टाइम दिया गया, उसके तब तक अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उसको परमिशन एज ग्रांटेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इट शैल बी डीम टू बी ग्रांटेड। आगे देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट को अब एप्लीकेशन कैसे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर को। अगर उन लोगों ने जो रिफ्यूज कर दिया तो उसके बाद वो उसके लिए अपील कहाँ कर सकता है। अगर अपील करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, 30 डेज। अगर वो चीफ इंस्पेक्टर को उसने एप्लीकेशन दी, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ अपील कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ अपील कर सकता है। और टाइम लिमिट कितनी है, विद इन 30 डेज। इसको याद रखना। अब एक यहाँ पे मिनिमम क्लियर स्पेस का एक कॉन्सेप्ट है, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, यहां पर सेक्शन 7 में एक और टाइम लिमिट दी गई है, एटलीस्ट 15 डेज। 15 डेज ये टाइम लिमिट दी गई है कि जो ऑक्यूपायर है वो चीफ इंस्पेक्टर को एटलीस्ट 15 डेज बिफोर उसको एप्लीकेशन देगा, बताएगा, वहां पर नोटिस भेजेगा चीफ इंस्पेक्टर को कि वो इस जगह को ऑक्यूपाई करने वाला है। उसके लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या लिख के वो भेजेगा। ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एक न्यू मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है तो विद इन 7 डेज उसे चीफ इंस्पेक्टर को ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब जब कहीं पे किसी भी फैक्ट्री में मैनेजर नहीं होता है और किसी चीज के लिए मैनेजर की जरूरत है, उस टाइम वहां पर मैनेजर नहीं है या फिर किसी ऑक्यूपायर ने मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया, तो ऑक्यूपायर जो होगा उसी को मैनेजर कंसिडर किया जाएगा। देखो ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ज़्यादातर चीज़ें जनरल प्रोविजन है। देखो यहाँ पे जनरल ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर, ये सब चीज़ें हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दो इसे। जनरल ड्यूटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जनरल ड्यूटीज है। ठीक है, कि इसको स्किप कर सकते हैं।
आगे देखो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन नंबर 8, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, इस वाले एक्ट में एक चीज याद कर लो कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें मिनिमल रोल है, जो मेन रोल है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। कोई भी मेन एक्शन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और जहाँ जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा उसे मैं बता दूंगा, और बाकी जहाँ जहाँ पर भी अगर कोई भी मेन एक्शन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। आगे देखो, जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इंस्पेक्टर है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उनके फंक्शंस हो गए, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगी? उनके रूल्स हो गए, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ही उस डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर होगा। आगे देखो, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, वही सब चीज़ें हैं, रिपीटेड स्टेटमेंट्स हर एक्ट में होते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है सर्टिफाइंग सर्जन। अब जो एक प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया था उसमें था कि सर्टिफाइंग सर्जन जो है ये कौन से एक्ट के अंदर मेंशन है, तो किसके अंदर मेंशन है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के। इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस टाइप से तुम्हें नहीं आएगी जनरल प्रोविजन जो ये थे यहाँ पर कि जनरल ड्यूटीज, इसमें बताओ कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन सी ड्यूटी नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर्टिफाइंग सर्जन इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, किसमें? केवल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर मेंशन है, इसलिए इसको याद कर लेना। स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, कौन अपॉइंट करेगा इसे? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि ऐसा कोई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एज अ सर्टिफाइंग सर्जन उसको अपॉइंट कर देगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। अब सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो उसके कुछ फंक्शंस है, उसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्संस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब यंग पर्सन को अगर फैक्ट्री में अपॉइंट कर फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देना है तो उसके लिए सर्टिफाइंग सर्जन का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। आगे देखो, ही कैन एक्सरसाइज मेडिकल सुपरविजन, जहां पर अभी वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर मेडिकल सुपरविजन परफॉर्म कर सकता है, किसी भी उसको टेस्ट कर सकता है, सैंपल वगैरह ले सकता है इन केस ऑफ इलनेस या फिर कोई ऐसी हजार्डस प्रोसेस जहाँ पर यंग पर्सनस हैं, दे आर एम्प्लॉयड और लाइकली टू एम्प्लॉय, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ पे है इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे वो लोग वो इस टाइप से टेस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहां से चालू होते हैं तुम्हारे जनरल प्रोविजन स्किपेबल पोर्शन। हेल्थ, अब देखो क्लीनलीनेस में देखो किस टाइप से इसमें प्रोविजन है कि जो फ्लोर है वो साफ होना चाहिए और दीवारें धुली हुई होना चाहिए। अब देखो ये वाली जो इतनी ये वाला पूरा पोर्शन दिया है, इसमें दिया हुआ है कि कितने साल में जो है तुम्हारी दीवारों में न्यू पेंट होना चाहिए, कितने महीनों में तुम्हारी दीवार धुली होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को स्किप कर दो, ठीक है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें स्किप कर दो। डस्ट एंड फ्यूम्स हो गया, ये सब स्किप करते चलो। देखो जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये वाला एक, इसमें देखो मिनिमम स्पेस वाला ऊपर अभी कहा था, तो मिनिमम स्पेस इसमें एक्ट में मेंशन है कि ओवर क्राउडिंग ना होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि उन्होंने एक स्पेस दिया है कि हर पर्सन के लिए इतना मिनिमम स्पेस होना चाहिए। कितना? जो एक्ट के पहले की फैक्ट्रीज है उसमें एटलीस्ट पर पर्सन के लिए 9.9 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और जो न्यू फैक्ट्रीज बनेगी एक्ट के फोर्स में आने के बाद तो वो उसके लिए जो मिनिमम स्पेस दिया गया है वो दिया है 14.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है, फॉर एवरी वर्कर। आगे देखो, लाइटिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक दिया गया है, अब देखो ये होनी चाहिए, यूरिनल्स होनी चाहिए, लैट्रिन्स होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने दे दिया है कि 250 वर्कर्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर ये होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं आएंगी कभी भी, ठीक है, जस्ट ट्रस्ट मी। आगे देखो, सेफ्टी वाला हो गया। सेफ्टी में मशीनरी में फेंसिंग होनी चाहिए, जैसे जो रोटेटरी मोटर्स हैं वहाँ पर फेंसिंग होनी चाहिए, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का हर पार्ट में फेंसिंग होनी चाहिए, ट्रांसमिशन मशीनरी में फेंसिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें याद नहीं करना है। आगे देखते चलो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स के यहाँ यंग पर्सन्स को अपॉइंट नहीं करना, वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं करना है, किसी भी यंग पर्सन को वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगानी है, ठीक है, जब तक कि उसे सफिशिएंट ट्रेनिंग ना प्रोवाइड कर दी जाए या फिर उसको किसी भी एडिक्वेट सुपरविजन किसी भी पर्सन के अंडर एडिक्वेट सुपरविजन में ना रखा जाए, जब तक उसे यंग पर्सन को ऐसी डेंजरस मशीन्स के अंदर के पास एम्प्लॉय नहीं करना, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करना। आगे देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ स्किप करने वाली है उसे स्किप कर देंगे। इन लोगों ने यहाँ पर एक अलग से एक वर्क को मेंशन किया है, कॉटन ओपनर का काम, ठीक है। तो वहाँ पे इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नो वुमेन और चिल्ड्रन शुड बी एम्प्लॉयड, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट नियर दी कॉटन ओपनर,
ठीक है, तो कॉटन ओपनर का एक अलग से लोगों ने मेंशन किया। होइस्ट एंड लिफ्ट्स हो गए, ठीक है, उनको अगर थोरोली एग्जामाइन करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ के पीरियड में, तो ये सब चीज़ें स्किप कर दो, सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ने बताई है, लिफ्टिंग मशीन्स क्या होती हैं, लिफ्टिंग टैकल्स क्या होती हैं, सब चीज़ें पता होंगी तुम्हें। लिफ्टिंग मशीन्स क्या होती हैं, जैसे क्रेन हो गया, क्रैब हो गया, वेंच, तो मतलब अब देखो ये वाले जनरल प्रोविजन था ताकि हर एक चीज़ को इन्हें मेंशन करना पड़ता था कि कोई लूप होल्स ना छूट जाए, पर हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आना है, तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते चलो, ये सब स्किपेबल पोर्शन है, इनको स्किप कर दो, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं पढ़ना हमें। यहाँ पढ़ना है सेफ्टी ऑफिसर, जहां पर भी वेयर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, और जहां पर 1000 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे, वहां पर सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और प्रोविजंस भी बना सकती है कि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स में इतने सेफ्टी ऑफिसर्स होने चाहिए, ये सब भी बनाई जा सकती है, पर जो यहाँ पर एक मेंशन है वो है कि जहाँ पर 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, वहाँ पर सेफ्टी वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब देखो पावर टू मेक रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है इधर पर। प्रोविजन रिलेटेड टू हैजार्डस प्रोसेस, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ साइट अप्रेजल कमिटी। साइट अप्रेजल कमिटी क्या होती है, तो जो साइट अप्रेजल कमिटी को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। किस चीज के लिए अपॉइंट करेगी, इट अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग इट टू कंसिडर एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर द इनिशियल लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, जहाँ जहाँ पे जो फैक्ट्रीज में हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उनकी इनिशियल लोकेशन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके लिए एडवाइस लेने के लिए किसे अपॉइंट करेगी, साइट अप्रेजल कमेटी को अपॉइंट करेगी। अब इस कमेटी में कौन कौन होगा, जो चीफ इंस्पेक्टर होगा स्टेट का वो होगा क्या, चेयरमैन, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड, जो वाटर पॉल्यूशन के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड बनती है उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। स्टेट बोर्ड जो बनती है वाटर पॉल्यूशन के अंदर, स्टेट बोर्ड, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। एयर पॉल्यूशन के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड है और स्टेट बोर्ड है, दोनों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सब याद करने में मत लग जाना, ठीक है। तो ये सब ये होती है साइट अप्रेजल कमेटी। साइट अप्रेजल कमेटी और किसी एक्ट में नहीं है, इसलिए इसी स्पेसिफिकली इसी एक्ट में मेंशन है, इसलिए इसको याद करने की जरूरत है। पर ये सब यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम सब के सब अपॉइंटमेंट्स याद करने लगो। आगे देखो, जो साइट अप्रेजल कमेटी है ये किसी भी एप्लीकेशन को एग्जामाइन करेगी विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द रिसीव्ड ऑफ सच एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कि वो जो हैजार्डस प्रोसेस किसी फैक्ट्री में इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे लोकेशन जो है उस टाइप से जो एप्लीकेशन होगी उसको जो ये एग्जामाइन करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है। आगे देखो, अब एक साइट अप्रेजल कमेटी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल जो फैक्ट्रीज हैं विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए जो साइट अप्रेजल कमेटी है जो वो होगी जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये एक एग्जामिशन टाइप का ही समझ लो इसको, ठीक है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए तो मेन प्रोविजन इंपॉर्टेंट है कि जो साइट अप्रेजल कमेटी है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द एडवाइस फॉर द इनिशियल लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री विच इन्वॉल्व हैजार्डस प्रोसेसेस। आगे देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर, देखो ये वाला सेक्शन कौन है, सेक्शन है हमारा 41C, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। कुछ ऑक्यूपायर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जहाँ पे हैजार्डस, उन फैक्ट्रीज में जहाँ पर हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो देगा, ठीक है। तो इट विल प्रोवाइड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर बिफोर सच वर्कर इज असाइन टू द जॉब में रखने से पहले, और वाइल कंटिन्यूइंग इज जॉब, उसका जॉब करते हुए भी उसमें बीच बीच में एट रेगुलर इंटरवल वो प्रोवाइड कर वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उन वर्कर्स को भेजेगा, ठीक है, या फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। आगे देखो, एक इंक्वायरी कमेटी, अब देखो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, देयर इज अ की पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी, वो एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उस इंक्वायरी कमेटी किस चीज़ के लिए, कुछ भी डेथ हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी फैक्ट्री को एग्जामाइन करना है, कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, तो उस सब चीज़ों के लिए इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें कौन कौन होगा, चेयरमैन होगा एंड एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स। आगे देखो, अब परमिसिबल लिमिट्स बताया तो तुम्हें, सेकंड शेड्यूल में मेंशन है सब चीज़ें।
राइट ऑफ द वर्कर टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर, जो वर्कर्स हैं उनके पास भी राइट्स हैं डेंजर्स को बताने के लिए कि कोई सी भी हैजार्डस फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे कोई भी फैक्ट्री में कहीं कुछ लीकेज है या फिर कोई मेल फंक्शन है, ये सब बताने का उनको राइट है। आगे देखो वेलफेयर वाला पोर्शन, इसके पेबल पोर्शन है यहाँ पर फर्स्ट एड अप्लायंसेस में, इस वाले सेक्शन में 1 फॉर एवरी 150 वर्कर्स के लिए वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होगा। ठीक है, एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा कितने के लिए, 150 वर्कर्स जो वो फैक्ट्री में एम्प्लॉय है उनके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस रूम सॉरी, वहाँ पर एक एम्बुलेंस रूम का भी एक प्रोविजन एक यहाँ पे मेंशन किया गया है। एम्बुलेंस रूम हर उस फैक्ट्री में होगा जहाँ पर मोर देन 500 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, वहाँ पर देयर इज अ प्रोवाइडेड एंड मेंटेन, देयर शुड बी मेंटेन एन एम्बुलेंस रूम। ठीक है, कितने वर्कर्स के लिए, 500 एंड मोर वर्कर्स जहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे, और जहाँ पर 250 वर्कर्स से ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे वहाँ पर एक कैंटीन भी उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो क्रीज फैसिलिटी। अब क्रीज फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कब, जब दे एम्प्लॉय मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स। ठीक है, तो उन्हें क्रीज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहाँ पर अगर वो लोग 30 वुमेन वर्कर्स से ज़्यादा को एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। आगे देखो एक वेलफेयर ऑफिसर, उन्हें वेलफेयर ऑफिसर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑक्यूपायर्स को इन एवरी फैक्ट्री जहाँ पर 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर एक वेलफेयर ऑफिसर होगा। अब ये वाला थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट्स, यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन है, उन चीज़ों को नोट डाउन करना जरूरी है। पहली चीज़ वीकली आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल वीकली आवर्स होंगे कि जो किसी भी एम्प्लॉय के किसी भी एडल्ट वर्कर के जो वर्क होगा वो किसी भी वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, वर्क आवर्स है। अब वीकली हॉलीडेज, हर हफ्ते में एक दिन का वीकली हॉलीडे दिया जाएगा, अगर उस हॉलीडे के दिन भी उससे काम करवाया जा रहा है तो उसे नेक्स्ट विद इन 3 डेज उसे इमीडिएटली ऑफ दैट वर्क उसे हॉलीडे प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड, अभी देखो यहाँ पे एक चीज है, प्रोवाइडेड दैट नो सब्सटीट्यूशन शैल बी मेड विच विल रिजल्ट इन एनी वर्कर वर्किंग फॉर मोर देन 10 कंसिक्यूटिव डेज विदाउट हॉलीडे, तो उसे किसी भी वर्कर को 10 दिन से ज़्यादा लगातार काम नहीं करवाया जा सकता, उसको रेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, आगे देखो कंपेंसेटरी हॉलीडे मतलब जिस दिन उसका रेस्ट पीरियड है वहां पर उसको अगर काम करवाया जा रहा है तो विद इन 1 मंथ उसे सेम हॉलीडे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 1 मंथ का टाइम दिया गया है इसमें। अब डेली आवर्स में आते हैं, तो नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, 9 घंटे से ज्यादा उसे काम नहीं करवाया जाएगा। और इसमें भी उसे कभी भी लगातार 5 आवर्स से ज़्यादा का एक सिंगल शिफ्ट में काम नहीं करवाया जाएगा, मतलब लगातार काम नहीं करवाया जाएगा, उसे वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना पड़ेगा उसे लगातार, और उसे एटलीस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक देना पड़ेगा, और इसका जो वर्क होगा पूरे दिन का वो 9 आवर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ये वर्क वाला देखो 9 आवर का वर्क वाला पीरियड है, हाफ एन आवर उसका ब्रेक हो गया, और जो पूरा स्प्रेड ओवर होगा दिस शैल नॉट बी स्प्रेड ओवर फॉर मोर देन 10.5 आवर्स इन अ डे। तो कुछ भी ये चीजें नंबर्स हैं, इन चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नाइट शिफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो नाइट शिफ्ट वाले में क्या रहता है, अगर किसी एडल्ट वर्कर को नाइट शिफ्ट में काम दिया जा रहा है तो उसे फिर नाइट शिफ्ट के बाद उसे मतलब क्या कहते हैं उसे गैप दिया जाएगा, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट डे उसकी शिफ्ट के लिए उसे गैप दिया जाएगा, कितना 24 आवर्स फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम सच शिफ्ट। मतलब देखो रात में जैसे उसने रात में यहाँ से यहाँ तक काम किया तो यहाँ से लेके उसे 24 आवर तक गैप दिया जाएगा। मतलब जैसे उसने मानो ऐसा समझो कि उसने जैसे 24 को काम किया, ठीक है, 24 को रात में काम किया उसने, तो 24 की सुबह से 25 की सुबह तक का उसको गैप दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट शिफ्ट चालू होगी कब, 25 की रात में, तो 25 की रात से लेके 26 की सुबह तक उसकी नेक्स्ट शिफ्ट होगी। तो इतना गैप देने का इसमें फैक्ट्रीज एक्ट में वही मेंशन है। ठीक है, इसको देख लेना। एक्स्ट्रा वेज देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैसा कि शायद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट में तुम लोग को बताया था कि जो ओवर टाइम वेजेस है, ओवर टाइम वेजेस में जो प्रोवाइड किए जाते हैं इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होते हैं उसका 2 टाइम्स प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ ओवर टाइम वर्क। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 2 टर्म्स मेंशन है, स्टैंडर्ड फैमिली और एडल्ट कंजम्पशन यूनिट। एडल्ट स्टैंडर्ड फैमिली क्या होती है, स्टैंडर्ड फैमिली में इसमें आएगी
वर्कर की जो स्टैंडर्ड फैमिली में आएगी उसकी हिज और हर स्पाउस, ठीक है, 2 चिल्ड्रन हो गए जिनकी एज 14 से कम होगी, ठीक है, वो उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे जिनकी एज 14 ईयर से कम होगी। अब एडल्ट कंजम्पशन यूनिट क्या होती है? कंजम्पशन यूनिट जो कि बच्चे जो 14 ईयर से एज के ग्रुप से कम है उनको दिया जाता है, मतलब उनको यूनिट प्रोवाइड की जाती है। जैसे जो चाइल्ड होगा, जो मेल चाइल्ड होगा उसको दिया जाता है 8 और जो गर्ल चाइल्ड होगी उसको दिया जाता है 6। ये एडल्ट कंजम्पशन यूनिट है। बस इतना समझ लो कि एडल्ट कंजम्पशन यूनिट किसमें इसमें मेंशन है, किस लिए मेंशन है, बस ज़्यादा उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर ऑफ फॉर एडल्ट वर्कर ये कौन मेंटेन करके रखेगा? ये मैनेजर ऑफ एवरी फैक्ट्री इट ही शैल मेंटेन अ रजिस्टर फॉर एडल्ट वर्कर। कौन मेंटेन करेगा? मैनेजर। आगे देखो, देखो यहाँ पर पावर टू मेक एग्जाम्प्टेन रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी मेन चीज़ें हैं सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी यहाँ पर, ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये वाले कुछ एग्जाम्पशन आ जाते हैं कि मतलब किसी रूल्स में किसी भी सेक्शन को इनहेंस करने के लिए कि जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क होगी किसी भी वीक में इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क वो कितने 60 से ज़्यादा नहीं होंगे, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 50 फॉर 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स में, ठीक है। ओवर टाइम वर्किंग आवर्स जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। आगे देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये टाइम, इसमें टाइम पीरियड मेंशन है फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन कि वुमेन्स को केवल वर्क में रखा जाएगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। पर स्टेट गवर्नमेंट है कुछ एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकती है, पर फिर भी चाहे जितने एग्जाम्पशन वो प्रोवाइड कर दे, किसी भी ऑन एनी नॉट अंडर एनी कंडीशन वुमेन्स को रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम फ्रेम्स याद रखना, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और इन अंडर नो सर्कमस्टेंसेज उनको एम्प्लॉयमेंट कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का, ठीक है। आगे देखो, एडल्ट वर्कर्स हैं। जब एडल्ट वर्कर्स में जब एडल्ट वर्कर्स हो गए, जब नॉन एडल्ट वर्कर मतलब यंग पर्सन मतलब एडोलेसेंट्स, क्योंकि बच्चों को तो नहीं रखा जा सकता उसमें, तो एडोलेसेंट्स के लिए। अब एडोलेसेंट को तभी काम पर रखा जाएगा जब उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, जो ग्रांट कौन करेगा? सर्टिफाइंग सर्जन ग्रांट करेगा, और उसके लिए मैनेजर ऑफ फैक्ट्री जो है उसके लिए एप्लीकेशन देगा, ठीक है। इसकी फीस वगैरह भी वही देगा। तो सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड करेगा। अगर जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड नहीं करता उसे जॉब में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो एग्जामिनेशन करेगा, पूरे पर्सन की हेल्थ कंडीशन को एग्जामिन करेगा, उसके बाद फिर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और जो सर्टिफिकेट होगा ये इंपॉर्टेंट है कि दैट सर्टिफिकेट विल शैल बी वैलिड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट देयर ऑफ। वो केवल 12 मंथ के लिए ही एप्लीकेबल वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर उसे री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी फीस पेएबल होगी वो कौन पे करेगा? ऑक्यूपायर पे करेगा। अब देखो, नो फीमेल एडलेसेंट या फिर मेल एडलेसेंट के लिए यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या दिया गया है? सेम जैसा वुमेन के लिए था, रात के 7 बजे, सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में एम्प्लॉयमेंट, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस 10 PM से 5 AM के बीच में एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेम टाइम पीरियड है। वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन। अब देखो, चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट के लिए अलग अलग वर्किंग आवर्स हैं। चिल्ड्रन के लिए फॉर मोर देन किसी भी अंडर नो सर्कमस्टांसेस फॉर मोर देन 4.5 आवर्स इन अ डे, और ड्यूरिंग द नाइट में तो दे ही नहीं सकते। अब इसका जो स्प्रेड ओवर होगा 5 आवर्स से ज़्यादा का स्प्रेड ओवर नहीं होगा, इसको बीच बीच में गैप्स दिया जाएगा। 3 आवर्स से ज़्यादा का काम नहीं एक शिफ्ट में दिया जाएगा, और उसमें एटलीस्ट 1 आवर का गैप देना पड़ेगा, और इसका स्प्रेड ओवर कितना 5 आवर्स से ज़्यादा का नहीं जाएगा। अब फीमेल चाइल्ड के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नो फीमेल चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। ये किसके लिए? फीमेल चाइल्ड के लिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, रजिस्टर भी कौन मेंटेन करेगा? जैसा वो एडल्ट वर्कर के मैनेजर करता था उसी इसमें भी मैनेजर ही करेगा। अब पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये किसके पास है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए करवाने की पावर किसके पास है? इंस्पेक्टर के पास है, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एनुअल लीव विथ, अब देखो ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसके नोट्स बना लेना कि एनुअल लीव विथ वेजेस। अब एवरी वर्कर हु हैज वर्क फॉर द पीरियड ऑफ 240 डेज और मोर, जिसने भी 240 डेज से ज़्यादा काम किया। अब देखो 240 डेज यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम लोगों ने
पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस पढ़ा था, तो वहाँ पर कंटिन्यूस सर्विस का एक सेक्शन था। कंटिन्यूस सर्विस में क्या था, कंटिन्यूस पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में था शायद कि जो कंटिन्यूस सर्विस वाला जो प्रोविजन था उसमें क्या मेंशन था कि तभी कंटिन्यूस सर्विस को मानी जाएगी जब तक उसने एटलीस्ट 240 डेज वर्क नहीं किया है अबव ग्राउंड लेवल। तो इसीलिए यहाँ पर 240 डेज मेंशन है। अगर 240 डेज वर्क करने के बाद उससे एक्स्ट्रा अगर उसने काम किया तो उससे एनुअल लीव प्रोवाइड की जाएगी, एनुअल लीव विथ वेज फॉर 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम। ठीक है, हर अगर एडल्ट है तो उसे हर 20 डेज के लिए 1 डे की लीव प्रोवाइड करी जाएगी, लीव विथ वेज। और इन केस ऑफ अ चाइल्ड 1 डे लीव फॉर एवरी 15 डेज। अब इसमें जो 240 डेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी डेज ऑफ द ले ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टैंडर्ड ऑर्डर के अंदर परमिसेबल है, मैटरनिटी लीव हो गई या फिर लीव अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सब चीज़ों को उसमें एज अ वर्किंग डे की तरह कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, 240 डेज जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंडर इसको उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये वाली जो है ये पेमेंट वाले की जो उसकी वेजेस है उसको पे करना पड़ेगा अगर उसको डिस्चार्ज या डिसमिस किया जाता है ऑन द बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डेज। अगर उसको सब ही इज द वर्कर इज सुपर एनुएटेड और डाइज तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी किसी एक्ट में पढ़ चुके हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो पिछले जितने भी एक्ट्स हैं उनमें उनकी वीडियो देख लो, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन से एक्ट में पढ़ा गया है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। अब जब लीव पीरियड होगा तो लीव पीरियड में जो वेज होगा वो इट शैल बी इक्वल टू द डेली एवरेज ऑफ द टोटल फुल टाइम, यानी जो उसको वेज मिलता रहा अभी तक वही सेम मिलेगा उसे। नेक्स्ट, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस। अब देखो जब 4 डेज का वर्क एडल्ट के केस में जब 4 डे का वर्क होगा, 4 डे से ज़्यादा की लीव होगी, और या फिर चाइल्ड के केस में 5 डेज से ज़्यादा की लीव होगी तो उसे एडवांस पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, उसकी जो वेजेस की जो एडवांस पेमेंट है उसे जो वेजेस की पेमेंट है उसे एडवांस में दी जाएगी। रूल्स कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। किसी भी फैक्ट्री को एग्जाम्प्ट करना तो कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, जैसा कि तुमको बताया था कि मेन जो इसमें काम है वो इसका स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है। अब पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टेन प्रेमाइज, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही मेन रोल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है सेक्शन नंबर 88, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। अब अगर किसी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे डेथ हो जाती है या फिर बॉडली इंजरीज हो जाती है, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 4, जिसमें जो वर्क है उस वर्कर्स का कितनी देर के लिए रुक जाएगा, 48 आवर्स या उससे ज़्यादा, तो वो उसके लिए वो किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए जो मैं उसके लिए अपॉइंट की गई होगी उसको वहाँ पर उसे नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसे नोटिस भेजना पड़ेगा और जब वो अथॉरिटी होगी वो विद इन 1 मंथ इंक्वायरी करेगी। अब आगे देखो, नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेस किस में मेंशन है? 3rd शेड्यूल में मेंशन है, जहां पर भी इन एनी फैक्ट्री और एनी डिसीज मेंशन इन द 3rd शेड्यूल, द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शैल सेंड नोटिस देयरऑफ टू सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कोई सी भी अथॉरिटी जो कि प्रिस्क्राइब की गई होगी, अगर किसी भी एम्प्लॉय को 3rd शेड्यूल के अंदर कोई सी भी डिसीज मेंशन है वो हो जाती है, तो वो किसी जो ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट की गई है उसको वहां पर नोटिस भेजेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने अगर किसी एम्प्लॉय को एग्जामिन किया, उसे पता चला कि इसको ऑक्यूपेशनल डिसीज है, तो वो क्या करेगा? वो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेगा। ठीक है, रिपोर्ट भेजेगा, उसमें ये सब चीज़ें लिखेगा, नेम एंड पोस्टल एड्रेस ऑफ द पेशेंट, नेम एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री एंड द डिसीज जो से हुई है उस पेशेंट को, ये सब चीज़ें वो चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा। कौन? मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आगे देखो, यहाँ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके पास देखो 1st शेड्यूल को अल्टर करने की पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। पर जो 3rd शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल को ऐड करने की या फिर उसको चेंज करने की जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केस ऑफ एक्सीडेंट या डिसीज किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आगे देखो, सैंपल कौन ले सकता है? ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नोट करनी चाहिए कि पावर टू टेक सैंपल लेने की पावर किसके पास है? इंस्पेक्टर के पास है। अब इंस्पेक्टर किसको इन्फॉर्म करने के बाद सैंपल लेगा? ऑक्यूपायर या मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री को इन्फॉर्म करने के बाद सैंपल लेगा। अब जब वो सैंपल लेता है तो सैंपल कब लेगा वो? अगर उसको लगता है कि जो कोई भी सभी प्रोविजन है उसको कॉन्ट्रवीन किया गया है या फिर कोई ऐसा चीज हुई है जो फैक्ट्री में जिससे वर्कर्स की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बॉडली इंजरी हुई है वर्कर्स को, तो वो सैंपल ले सकता है। अब सैंपल वो लेगा तो कितने? 3 सैंपल्स लेगा।
ही शेल टेक द सैंपल एंड डिवाइड दैट सेम सैंपल इनटू 3 पोर्शन। अब 3 पोर्शन में क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि उसे 3 पोर्शन अलग अलग जगह भेजने हैं। कहाँ कहाँ भेजने? फर्स्ट पोर्शन जो होगा सैंपल का वो किसे देगा? पर्सन इन्फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब ऑक्यूपायर है या फिर ओनर ऑफ द फैक्ट्री। सेकंड सैंपल वो किसे भेजेगा? गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। और थर्ड सैंपल वो खुद के पास रखेगा एज अ एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना। आगे देखो, अब आते हैं पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। अब देखो पेनल्टीज वैसे उतनी खास जरूरी तो नहीं रहती, पर फिर भी देख लो, अगर कोई जनरल पेनल्टी है, किसी भी कोई से भी एक्ट कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया गया, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जो पेनल्टी है वो है 2 years का इम्प्रिजनमेंट एंड द फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। अब कोई से भी ऐसा प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया गया जिसकी वजह से कोई सी भी एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से डेथ या सीरियस बॉडली इंजरी हो गई है, तो उसके लिए 25,000 रुपीज का फाइन इन केस ऑफ डेथ एंड 5,000 रुपीज का फाइन इन केस ऑफ सीरियस बॉडली इंजरीज। अब सीरियस बॉडली इंजरीज क्या होती है? जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी भी बॉडली इंजरी में कोई भी परमानेंट इंजरी हो जाना, वो कहलाती है सीरियस बॉडली इंजरी। आगे देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है कि अगर रिपीटेड कन्विक्शंस हो रहे हैं, रिपीटेड क्राइम्स, रिपीटेड कॉन्ट्रावेंशंस कर रहा है कोई भी ओनर या फिर किसी भी फैक्ट्री में हो रहे हैं, तो उसके लिए फाइन, उसके लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट विच कैन एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज। आगे देखो, जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। अगर इंस्पेक्टर को काम करने से रोका जाएगा तो उसके लिए पेनल्टी है क्या? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 10,000 रुपीज। यहाँ पर ऑफेंस बाय वर्कर्स के लिए भी है कि वर्कर्स अगर कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या फाइन है? अप टू 500 रुपीज उनके लिए फाइन है। पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगर कोई यंग पर्सन है वो सर्टिफाइड सर्जन की जगह अगर कोई और जो फॉल्स सर्टिफिकेट है यूज कर रहा है, तो उसके लिए 2 month की इम्प्रिजनमेंट अप टू 1,000 रुपीज उसके लिए फाइन। और अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी अगर किसी चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, किसी को चाइल्ड को किसी काम पर भेज रहे हैं, तो उनके लिए भी फाइन है। कितना? दिस शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ओनस एज टू एज। तो जब भी कभी भी एज का क्वेश्चन आएगा, अगर किसी कोर्ट में एज का क्वेश्चन आ रहा है, तो जो बर्डन टू प्रूव सच एज है वो किसके पास रहता है? शैल बी ऑन दी एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर रहेगा कि उसे खुद ही प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसकी एज है वो उसके लिए एलिजिबल था या एलिजिबल नहीं था। ये कौन किसे प्रूव करना पड़ेगा? उसी एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर ही उसी चीज का बर्डन रहता है। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अब देखो, कोई सा भी नो कोर्ट शैल टेक एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट, कब लेगा वो? जब तक कि उसके पास उसको कंप्लेन नहीं की जाएगी उसके पास, और विद द प्रीवियस सैंक्शन किससे? इंस्पेक्टर से। अगर इंस्पेक्टर उसका कंप्लेन नहीं करेगा, फिर इंस्पेक्टर से प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया जाएगा, तो कोई भी कोर्ट केस नहीं सुनेगा। आगे देखो, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अगर वो एक्ट विद इन 3 month इंस्पेक्टर के यहाँ कंप्लेन नहीं की गई, अगर इंस्पेक्टर के विद इन 3 month कंप्लेन नहीं की गई है, तो कोई भी कोर्ट उसको उस कंप्लेन को नहीं लेगा। ठीक है, आगे देखो, अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जनरल पावर टू मेक रूल्स। अब देखो, जनरल पावर मतलब किसी भी तरह के रूल्स बनाने हो, कोई भी जनरल रूल्स, स्पेशल रूल्स है तो उसके लिए अगर कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मैंने बता दिया। बाकी जो जनरल रूल्स बनाने की पावर है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, बाकी ये वाली चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं शेड्यूल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो उसमें क्या मेंशन है? उसमें मेंशन है देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व हैजार्डस प्रोसेसेस। कौन कौन सी इंडस्ट्री जहाँ पर हैजार्डस प्रोसेसेस होती हैं, इसको देना हो तो एक रीडिंग दे लेना। जैसे फेरस मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हो गई, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज हो गई, और कोल इंडस्ट्रीज हो गई। इसमें जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो है वो भी हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री हो गई हमारी। बाकी ये ड्रग वगैरह की तो है ही, रबर सिंथेटिक हो गया, लेदर टैनिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, सब हैजार्डस प्रोसेस में आती है। बहुत सारी चीजें। अब देखो, केमिकल इंडस्ट्री जितनी भी होंगी सभी सी में आएंगी, हैजार्डस प्रोसेस में ही। ग्लास मेकिंग, इन सब चीजों को इसको एक बार रीडिंग दे लेना। अब देखो, सेकंड शेड्यूल की जो परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरनमेंट। अब इसकी हर एक की रीडिंग तो याद कर नहीं सकते, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद कर लो कि सेकंड शेड्यूल में क्या है। थर्ड शेड्यूल जो है हमारा, थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड शेड्यूल में है ऑक्यूपेशनल डिसीजेज।
थर्ड शेड्यूल में हमारी लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेज हैं, कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं जो कि ऑक्यूपेशन से हो सकती हैं। ठीक है, इसको भी देना हो तो रीडिंग दे लेना, वरना रीडिंग केवल इसको दे लेना फर्स्ट शेड्यूल वाले को, बाकी सबका तो मैं पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वाला बड़ा एक्ट था तो थोड़ी इसकी वजह से वाला वीडियो थोड़ी लंबा हो गया। अब इसके बाद कुछ 3 एक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और एक और एक्ट है, उनसे इन एक्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। बिल्डर वर्कर एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट, ये 3 एक्ट्स हैं। इसके बाद इन तीनों एक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम कंप्लीट करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जितना मैंने पढ़ाया केवल इतनी चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें जो है इसके केवल पोर्शन है इसका। ओके, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू।